हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बनारसियों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून कर चुके होंगे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर आ गई हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा ओलियन, आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 एफएम पर। वैसे आई नो कि आपका हाल चाल फिलहाल तो सुबह सुबह मस्त ही होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा बनारस, हम सब की बैटरी लो होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में धूप अपने चरम पर होगा और हम सबका ना घर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। पर क्या कर सकते हैं, काम है तो निकलना ही पड़ेगा। और हम सब तो चलिए फिर भी ये धूप, ये गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इस मौसम में जितना असर हम बड़ों पर पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा गर्मी बच्चों पर कहर ढाती है। सुबह स्कूल जाते समय, स्कूल में प्रेयर करते समय, ग्राउंड में खेलते समय और फिर घर आते हुए कड़ी धूप बच्चों को अपनी चपेट में ले ही लेती है। इस चलते बच्चों को लू लगने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है। इसलिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें गर्मियों में स्कूल भेजते समय ऐसे फूड देना चाहिए जो उनकी फुर्ती बनाए रखे, उन्हें पोषण दे, जिन्हें खाने पर शरीर में पानी की कमी ना हो और लू का असर कम से कम हो। लू से बचने के लिए कुछ सुपर फूड हैं जिन्हें आप बच्चों को देकर उन्हें हाइड्रेटेड रख सकते हैं, जिसमें रस भरा ताजा ताजा लाल तरबूज बच्चों को खाने में बड़ा मजा आता है। इसमें 92% तक पानी भरा होता है, जिस चलते ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। दूसरा है जौ से बना सत्तू। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और पेट को साफ करने का काम करता है। ये सत्तू पीने पर बच्चों को लू लगने का खतरा कम हो जाता है। जौ के आटे को पानी में चीनी के साथ मिलाकर ठंडा ठंडा भी आप उन्हें दे सकते हैं। तीसरा है दही। दही या लस्सी पाचन को बेहतर बनाए रखती है और शरीर को ठंडक भी देती है। इसे सुबह या दोपहर बच्चों को खिला सकते हैं आप, या उनके लंच में भी पैक कर सकते हैं। और फिर है हम सब का फेवरेट ऑप्शन, खुद को और बच्चों को हाइड्रेटेड रखने का नींबू पानी। नींबू पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। धूप जिस ऊर्जा को बच्चों से छीनती है, वो नींबू पानी उन्हें लौटा सकता है। बस इन कुछ चीजों से आप अपने बच्चों को हाइड्रेटेड रखिए और उन्हें इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचाइए। और इसी के साथ बनारस, आज है विश्व होम्योपैथिक दिवस। इस विशेष दिन पर हमारे स्पेशल गेस्ट सेगमेंट पर आइए सुनते हैं हमारे आज के गेस्ट को। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को विश्व होम्योपैथिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व होम्योपैथिक दिवस होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी एक सरल, सुरक्षित, असरकारक एवं दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के लाभ की अगर बात करें तो ये प्राकृतिक उपचार है। होम्योपैथी में प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कम दुष्प्रभाव। होम्योपैथी के उपचार में दुष्प्रभाव कम होते हैं क्योंकि पदार्थों को अत्यधिक पतला कर दिया जाता है। होम्योपैथी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपचार किया जाता है जो उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्ण होता है। अगर हम बात करें होम्योपैथी के मुख्य सिद्धांत की, लॉ ऑफ सिमिलर्स, यह सिद्धांत कहता है कि जो दवा स्वस्थ व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण पैदा करती है, वही दवा उसी प्रकार के लक्षणों वाले रोगों को ठीक करती है। दूसरा, व्यक्तिगत चिकित्सा। होम्योपैथिक में प्रत्येक रोगी का इलाज उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। एक सिद्धांत और, न्यूनतम खुराक, मिनिमम डोज। होम्योपैथिक में रोगी को आवश्यक दवा की न्यूनतम खुराक दी जाती है जिससे उपचार प्रभावी हो और दुष्प्रभावों से बचा जा सके। होम्योपैथी एक प्राकृतिक उपचार चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पौधे, खनिज और जानवरों से प्राप्त पदार्थ। रोगों के मूल कारण का इलाज, ट्रीटिंग द रूट कॉज। होम्योपैथी में रोगों के मूल कारण का इलाज करने का प्रयास किया जाता है, न कि केवल लक्षणों का। होम्योपैथी के बारे में कई भ्रांतियां हैं जो अक्सर लोगों के मन में आती हैं। उनमें से कुछ मुख्य भ्रांतियां ये हैं। होम्योपैथिक में दवाएं नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक में दवाएं होती हैं, लेकिन वो प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाती हैं। उनकी तैयारी एक विशेष प्रक्रिया
सक्शन या पोटेंटाइजेशन के थ्रू की जाती है और वो बहुत ही पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उसमें आपको क्वालिटी के नाम पे वो बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन क्वांटिटी के नाम पे देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ क्वांटिटी के नाम पे नहीं पाएंगे। दूसरा भ्रांति है होम्योपैथिक धीमा कार्य करती है। होम्योपैथी की दवाएं अक्सर तेजी से कार्य करती है, खासकर तीव्र रोगों में, एक्यूट रोग डिजीजेज में। हालांकि कुछ मामलों में जैसे क्रोनिक डिजीजेज हैं, आप लंबे समय से आप आर्थराइटिस से, आप गॉल ब्लैडर स्टोन से, आप रीनल स्टोन से, आप किसी तरीके के फाइब्रॉइड से आप ग्रसित हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो होम्योपैथिक में आप उसका निदान हो, उसको आप जड़ से ठीक हो, तो उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। उसके मामले में आपको ये लग सकता है कंपेरेटिवली थोड़ी स्लो, लेकिन ऐसा जबकि वो स्लो नहीं है। होम्योपैथी में केवल भ्रांति है कि होम्योपैथी केवल हल्के रोगों के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी गंभीर और जटिल रोगों के उपचार में भी उतना ही प्रभावी है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस उसके लक्षणों के हिसाब से सही डिग्री होल्डर डॉक्टर से सही से उसका इलाज करें, इसमें भी आपको राहत मिलती है, आपका लाभ होता है। एक भ्रांति ये भी है होम्योपैथी और एलोपैथिक एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों ही स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पहलू हैं, वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कई मामलों में एक दूसरे के साथ उपयोग भी किए जाते हैं। एक भ्रांति ये भी है होम्योपैथिक की दवाएं कोई दुष्प्रभाव नहीं करती हैं। सही बात है, होम्योपैथिक की दवाएं आमतौर पर सुरक्षित होती हैं और मैक्सिमम केसेस में दुष्प्रभाव नहीं करती हैं। बस एक कंडीशन को आप जान के कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने मन से कुछ भी दवाइयां, होम्योपैथी की दवाइयां लेने लगते, किसी पावर में अपनी रिपीटिशन करने लगते हैं, तो आपका उसका दुष्प्रभाव मिलता है। तो ये ऐसा आप सुयोग होम्योपैथी चिकित्सक के अंडर में करेंगे तो ये नौबत भी नहीं आएगी। साथ में कुछ एक भ्रांति ये भी है, डायबिटीज के पेशेंट को होम्योपैथिक दवा जो गोली, मीठी गोली है, वो दे सकते हैं कि नहीं। बहुत ही माइन्यूट डोज में होती है वो दवाइयाँ, मीठी गोली भी दी जा सकती है। वैसे भी डायबिटीज के लिए हम लोग लिक्विड में, डाइल्यूशन में और मदर टिंचर्स, इस तरीके की दवाइयों के दूसरे रूप में भी उनको दे देते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत गोलियां अगर दी जाती हैं तो कोई उसमें उससे डायबिटीज पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक भ्रांति ये भी है गर्भवती महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए क्या सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल, होम्योपैथिक दवाइयाँ गर्भावस्था में बिल्कुल ली जा सकती हैं, एकदम सुरक्षित है, किसी भी तरीके से गर्भ पे, बच्चे पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं करती है। बच्चों और बड़ों के लिए उतनी ही सुरक्षित है जितना और लोगों के लिए। एक भ्रांति ये भी कि होम्योपैथिक दवाओं में स्टेरॉयड या हैवी मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयों में कोई स्टेरॉयड या हैवी मेटल्स नहीं होते हैं। जो कुछ दवाइयाँ अगर मेटल्स से बनती भी हैं तो वो इतना डाइल्यूट कर दी जाती हैं और उसकी प्रोसेस में पोटेंटाइज कर दी जाती हैं कि वो उसमें आपके उसके मेटल्स के आपके अणु ढूंढे नहीं मिलेंगे। उसकी क्वालिटी अच्छी होगी मेडिसिन की, लेकिन क्वांटिटी के नाम पे आपको जीरो होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेरॉयड या हैवी मेटल्स है। एक और लोगों में अक्सर होता है कि लिक्विड दवा जो होती है वो मीठी वाली दवा गोली से ज़्यादा कारगर होती है। लिक्विड दवा जो है उतना ही कारगर होती है, गोली वाली भी दवा कारगर होती है। लिक्विड दवा का एक माध्यम, एक व्हीकल है गोली में दिया जाने का, जिससे आप उसकी दवा की डोज को छोटे बड़े बच्चों सब में सेफली दे सकते हैं। इसलिए वो एक माध्यम है। दोनों दवाइयाँ सेम काम करती हैं, कोई इस तरीके की नहीं है कि दोनों एक किसी में कम है ज़्यादा है। आइए हम आप होम्योपैथी से जुड़े, अपने परिवार को जोड़े और एक सुरक्षित भविष्य उनका बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और बनारस, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस 100.6 FM पर, मेरे यानी स्नेहा के साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख है 10 अप्रैल। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। कल बुधवार को जिले भर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करना और उच्च जोखिम गर्भावस्था की समय पर पहचान कर उचित उपचार देना था। जिले में 2589 महिलाओं की जांच कर उन्हें उचित चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिदेशक
प्रशांत कुमार ने पुलिस लाइन में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। दोनों अधिकारियों ने बुधवार को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित वातानुकूलित कैंटीन का उद्घाटन किया। ये कैंटीन पुलिस लाइन परिसर में संचालित की गई है, जहां पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होगी। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ये प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में अब नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को एंटी रैगिंग शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की एंटी रैगिंग कमेटी की हालिया बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके बाद इसे लागू कर दिया गया। एंटी रैगिंग कमेटी का नेतृत्व प्रोफेसर हरिशंकर पांडे कर रहे हैं। 7 सदस्यों वाली ये समिति रैगिंग पर रोकथाम और छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। समिति की 26 मार्च को हुई बैठक में तय किया गया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऑनलाइन एंटी रैगिंग पोर्टल पर शपथ पत्र भरना होगा और उसकी हार्ड कॉपी प्रवेश आवेदन के साथ जमा करनी होगी। बिना शपथ पत्र के प्रवेश प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गर्मी में श्रद्धालुओं के पांव नहीं जलेंगे। उनकी सुविधा के लिए कॉरिडोर में जर्मन हैंगर लगवाए गए हैं। वहीं मैट भी बिछा दी गई है। मैट पर पानी गिराकर ठंडा भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि तेज धूप और गर्मी को देखते हुए धाम में विभिन्न स्थानों पर जर्मन हैंगर लगवाए गए हैं। मैट पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का पूरा प्रयास रहता है कि यहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा का सुगम दर्शन मिल सके। तो ये थी जानकारी देश दुनिया और शहर बनारस की। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। आज ही के दिन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1982 में भारत के बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 1A का सफल प्रक्षेपण आज ही के दिन हुआ। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक करार कर दिया। और 1912 में आज ही के दिन टाइटैनिक नामक जहाज अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ। 1894 में घनश्याम बिरला भारत के उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिरला परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य का जन्म हुआ। आज ही के दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका किशोरी अमोनकर का जन्म हुआ 1931 में। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और बनारस आज है महावीर जयंती। ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर या वर्धमान महावीर की जयंती हर साल दुनिया भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अहिंसा, त्याग और तपस्या का संदेश देने वाले महावीर की जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के 13वें दिन महावीर ने जन्म लिया था। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महावीर जयंती का विशेष महत्व है। आपको बता दें, हिंसा, पशुबलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महावीर ने अहिंसा को सर्वोपरि बताया और जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत दिए। इसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य शामिल है। महावीर जयंती को महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है।
महावीर जयंती के दिन जैन मंदिरों में महावीर की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मूर्ति को एक रथ पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। इस यात्रा में जैन धर्म के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनके साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से अपनी होस्ट और दोस्त नेहा को दीजिए इजाजत। टड़ा।